हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसमें आज अगला चैप्टर सीखेंगे जो कि कोणों के प्रकार पर आधारित होगा। इसके पहले आपको कोणों की रचना करना सिखा दिया गया है कि आप 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री के आदि के कोण कैसे बनाएं। उनको एक एक चीज डिटेल में आपको समझाया जा चुका है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कोणों के प्रकार को बताया जाएगा और इन टाइप्स को जो सामने आपके लिखे हुए इन टाइप्स की जानकारी आपको होनी चाहिए और इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको सीखते हैं। आप लोगों को वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स में लगातार शेयर करते रहिए, लगातार अपने मित्रों को चैनल के बारे में बताते रहिए। तो चलिए देखते हैं। अब कोणों के प्रकार में आपको सबसे पहले देखिए लिखा है न्यून कोण। ठीक, एक जनरल बात अगर करें कि कोण कैसे या कब बनता है, एक जनरल इंफॉर्मेशन तो आप सभी जानते हैं। कोण जिसको इंग्लिश में एंगल कहते हैं, ठीक है। तो कोण कैसे बनता है? अगर कोई प्रारंभिक स्थिति किसी भी रेखा की ले लेते हैं या फिर कोई किरण ले लेते हैं और ये मान लीजिए ऐसे इस स्थिति में है। अब ये किरण जितना घुमाव लेगी, जितना अपनी पोजीशन बदलेगी, किसी स्थिति में वो किरण ऐसे है और मान लेते हैं कि एक स्थिति में वो इस प्रकार यहां पहुंच गई, तो इसने ये जितना घुमाव लिया इसी को कोण कहा जाएगा। इसका मतलब दो रेखाओं, हम अगर इसको सिंपली किरण बोल दें तो ये बोलेंगे कि दो किरणों के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के मध्य का विस्थापन। दो किरणों के प्रारंभिक, ये पहले ऐसे था, देखिए प्रारंभिक स्थिति ये थी किरण की। अब यही किरण घूम करके घूमते 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 यहां पर पहुंच, इतना घूम चुकी है, वृत्तीय विस्थापन इसका हो गया है। तो इस किरण का वृत्तीय विस्थापन जितना हुआ है उसी वृत्तीय विस्थापन को हम कोण कहेंगे। या दूसरे स्थिति में बोल सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, किरण के प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य का विस्थापन, मध्य का वृत्तीय विस्थापन ही कोण कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति ये थी और अंतिम स्थिति इसकी इस समय यहां दिख रही है, वही किरण घूम करके इस प्रकार से आपको दिख रही है, ठीक है। तो इसको कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, किरण के माध्यम से, रेखाखंड के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं। और आप ये सामान्य बातें जानते हैं इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और कोणों के सीधे प्रकार पर आते हैं। अब देखिए, अगर न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं, ठीक है, जिसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। पहले तो ये लिख लेते हैं, एक्यूट एंगल। अब देखिए, न्यून कोण ऐसे कोण होते हैं जो 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होंगे। 90 डिग्री के मध्य के जितने भी कोण होंगे वो सभी एक्यूट एंगल होंगे, यानी न्यून कोण होंगे। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री, आप जानते हैं 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट लाइन, ऐसे सीधी लाइन बनती है तो इसको 90 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो स्थिति है 0 की है और ये 90 की है। अब आप इसके बीच में जितने भी कोण आएंगे वो सब न्यून कोण कहे जाएंगे। लेकिन 90 डिग्री एग्जैक्टली जो होगा वो न्यून कोण नहीं होगा। आपको पता है कि 0 से 90 के मध्य लिखा गया है। 0 से 90 के मध्य का मतलब है कि 89 डिग्री आ जाएगा, 89 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली 90 को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण, 0 भी काउंट नहीं होगा, 90 भी काउंट नहीं होगा। 0 के बाद मान लीजिए 1 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। 2 डिग्री क्या है, न्यून कोण है। 15 डिग्री न्यून कोण है। 30 डिग्री न्यून कोण है। 45 भी न्यून कोण है। 60 डिग्री न्यून कोण है। अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कितना होगा, 67 डिग्री एक न्यून कोण है। 73 डिग्री क्या है, एक न्यून कोण है। इसी प्रकार से 85 डिग्री क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल्स। ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं। 88 डिग्री भी एक्यूट एंगल है। 89 डिग्री भी एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कोण, जितने भी कोण आप देख रहे हैं जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होंगे, वो सभी कोण एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहे जाएंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको न्यून कोण अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं। अब अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका समकोण क्या होता है। और न्यून कोण आप सभी जानते हैं कि जितने भी न्यून कोण बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया था कि 90 के बीच में ही बनेंगे। तो जैसे इस प्रकार से ये जो कोण बन रहा है, ये विस्थापन इतना देख लीजिए, ये न्यून कोण का ही है, ये न्यून कोण का है। देखिए जो स्ट्रेट लाइन एकदम आएगी, इसको छोड़ दीजिए, ये 90 होगा। बाकी इसके बीच में 90 के बीच में जितने भी कोण बनेंगे, इस कोण को अगर हम छोड़ दें या इसको हम डॉटेड ऐसे कर देते हैं, ये हमको लेना नहीं है। और इसके मध्य के जितने भी कोण आप देख रहे हैं, ये सभी
ये सभी बने हुए कोण यहां से यहां तक इसको देख लीजिए, या यहां से यहां तक ये वाला देख लीजिए, कोई भी इस प्रकार से संरचना दिखेगी। यानी न्यून कोणों की संरचना कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से नजर आएगी। तो ये आपके न्यून कोण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, समकोण। अब समकोण अभी आपने देखा 90 डिग्री के बीच में था, अब एग्जैक्टली 90 डिग्री की बात होगी। समकोण को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, सॉरी राइट एंगल कहते हैं समकोण। तो अब देखिए समकोण राइट एंगल होता है। अब राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री, ऐसा कोण जिसका मान कितना हो, 90 डिग्री का हो, वह कोण जिसका मान 90 डिग्री का होता है समकोण कहलाता है। अब समकोण को कैसे लिखे, देखिए 90 डिग्री को एक और टर्म में π/2 भी लिखा जाता है, ये भी ध्यान रखिए। रेडियन में ये मान है, ये डिग्री में मान है। कोण की माप डिग्री में की जाती है। जो 90 पर ऐसे जीरो बनाया, कोई भी कोण जैसे आपका लिखा गया है 85 और इस पे डिग्री लगाना तो छोटा सा जीरो लिख देते हैं। 90 लिखा, इस पे छोटा सा जीरो लिख दिया। 45 लिखा, ये डिग्री पढ़ा जाता है, आप सभी जानते हैं इस चीज को। और इसी तरीके से रेडियन होता है, जैसे π/2, ये मान जो होगा वो रेडियन में होता है। पाई में जो मान होता है वो रेडियन है, ये भी 90 डिग्री का, क्योंकि एक पाई का जो मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जहां भी पाई दिखाई पड़े उसका मान कोण के टर्म में 180 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज मत होइएगा। मेंसुरेशन में जो आप पढ़ते हैं बेलन, शंकु, वृत्त, वृत्त आदि, वहां पर पाई का मान 22/7 लिया जाता है, वो अलग केस है। यहां पर कोणों की बात हो रही है। कोण वाले केस में जो पाई होता है वो 180 होता है, उस 22/7 से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये याद रखना है कि पाई जो होता है वो 180 होता है। तो पाई को आधा कर दे, अगर 180 को आधा कर दे तो क्या मिलेगा, 90 ही तो मिलेगा। इसीलिए π/2 ही बोला गया है 90 डिग्री को। ये सब इसलिए बता दिया जाता है, कभी कभी इसी लैंग्वेज में लिख के आ जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ध्यान रखें, 90 डिग्री को π/2 भी कह सकते हैं। अब कुल मिलाकर के फिर से आते हैं और यहां पर देखते हैं कि समकोण क्या होता है। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री का हो, जिसकी संरचना बिल्कुल सीधी इस तरीके से बनती है। ठीक है, बीच में 90 डिग्री का मान ऐसे लिख दिया जाता है। ये दो कोण, यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर प्रारंभिक बिंदु ये है और ये एक किरण है और ये दूसरी किरण है। तो किरण के बीच का विस्थापन 90 डिग्री का है और दोनों किरणों के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य का स्थापन, मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहां पर समकोण होगा। अब समकोण जो भी होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा, बस इतना याद रखना है। यानी आपको लिख देना है समकोण ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 डिग्री होता है, वो समकोण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट, अधिक कोण। अगला आ गया टॉपिक अधिक कोण। अधिक कोण जिसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, ये क्या होता है। तो अगर हम अधिक कोण की बात करेंगे तो अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से बड़ा, और 180 डिग्री से छोटा, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण, यानी 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण होंगे वो सभी कोण अधिक कोण कहलाएंगे। उसमें 90 शामिल नहीं होगा और 180 शामिल नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। उसके बीच के यानी 91, 92, 93 और इधर 179 तक, आपके 179 पॉइंट समथिंग, 180 से छोटा होगा। तो आप कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि अधिक कोण ऐसे कोण हैं जो 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य के कोण होंगे। ठीक है, तो इनको अगर हम देखें, इनकी अगर संरचना की बात करें तो आप जानते हैं कि अगर एक रेखा या किरण इस प्रकार से उसकी प्रारंभिक स्थिति है यहां पर, अब ये घूमते घूमते 90 डिग्री से ऊपर जब चलना शुरू करेगी तो उस कोण को अधिक कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक समय के लिए हम इसको ऐसे डॉटेड बनाते हैं समझने के लिए। ये तो 90 डिग्री की लाइन हो गई, इसको हमें यूज नहीं करना इसलिए मैंने डॉटेड बनाया है। ठीक, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। अब इसके बाद के, और देखो 180 का सेगमेंट कब होता है, जब रेखा स्वयं अपने आप पलट जाती, सीधी सीधी रेखा, एक सीधी रेखा जब बनती है, ये आपका 180 का है पूरी रेखा यहां तक कोण। अब आप देख रहे हैं जो 90 और 180 के बीच कोण बनेंगे, इसका मतलब जो कोण ऐसे इस तरीके से कुछ बनेंगे, ये सभी कोण जो इसके बीच में आएंगे,
प्रारंभिक स्थिति के साथ यानी पहले वाली किरण के साथ, ये सभी कोण क्या है, ये सभी कोण अधिक कोण है। इसका मतलब यहां से यहां तक का ये जो विस्थापन है, यहां से यहां तक का ये विस्थापन है, यहां से यहां तक का ये विस्थापन है, ये जो कोण बन रहे हैं ये सब 180 है। इनको अलग अलग अगर हम देखना शुरू करें तो आप देख सकते हैं, इसको इस तरीके से हटा करके अलग अलग देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 120 डिग्री का कोण क्या है, ये एक अधिक कोण है, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहां पर कोण, ठीक है, ये वाला कोण 120 डिग्री का कोण है, मान लेते हैं 120 है, तो ये कोण एक अधिक कोण है। क्यों? क्योंकि 120 90 और 180 के बीच में अगर आपसे पूछा जाए कि 95 डिग्री का कोण क्या है, अधिक कोण है या न्यून कोण है, तो आप तुरंत कहेंगे ये क्या है, एक अधिक कोण है, क्योंकि वो 90 से बड़ा है। इसी तरीके से अगर कहा जाए 115 डिग्री का कोण क्या है, वो एक अधिक कोण है। अगर आपसे कहा जाए 132 डिग्री का कोण क्या है, ये एक अधिक कोण है। 134.5 डिग्री का कोण क्या है, ये एक अधिक कोण है, ठीक है। तो इसी प्रकार से 175 डिग्री का कोण क्या है, अधिक कोण है। 177 या 78 डिग्री का कोण क्या अधिक कोण है, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारे कोण आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जनरल, कुछ वैल्यू दे करके कि ये किस प्रकार का कोण है, ठीक है। तो आपको ये बताना आना चाहिए, क्योंकि इसके लिए बस सिंपल सी जानकारी होनी चाहिए कि अधिक कोण होता क्या है, यानी कि कोणों के प्रकारों की जानकारी होगी तो आप हर प्रकार के कोणों के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऋजु कोण। ऋजु कोण सॉरी, एक है वृहद कोण। पहले वृहद कोण को देखिए क्या है। वृहद कोण ऐसे भी लिखा जाता है, दा भी लिख के लिखते हैं, वृहद कोण, जिसको रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में कहा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण क्या होता है, अब ये कोण 180 से बड़ा हो जाएगा। अभी तक आपने देखा 90 से 180 के बीच को कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण। अब 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। ऐसे कोण जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के कोण होंगे या मध्य के कोण होंगे, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण। अब ये कैसे बनेंगे, संरचना में कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए नंबर्स में तो अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल ले लें, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे 188 कितना है, ये एक वृहद कोण है क्योंकि 180 से बड़ा है। 210 डिग्री क्या है, ये भी एक वृहद कोण है। 250 डिग्री क्या है, एक वृहद कोण है। 320 डिग्री कोण क्या है, वृहद कोण है। 350 क्या है, वृहद कोण है। इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं, ये सब वृहद कोण है। तो अगर वृहद कोण है तो हमें क्या करना है, वृहद कोण ये मान आप देख रहे हैं, अभी कैसे दिखेंगे संरचना में, इसको भी देख लीजिए। तो संरचना में अभी तक आप देख रहे हैं कि कोई कोण बन रहा है, तो इस तरीके से प्रारंभिक स्थिति एक किरण ले लेते हैं और इसको अब क्या करना होगा, अगर हम इसको देखें तो सीधा अगर ऊपर जाते हैं तो 90 तक, जस्ट अपोजिट तो 180 से बड़ा होगा तो वो नीचे सेगमेंट में मूव करेगा। जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए डिवाइड करके दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये 90 वाली रेखा हो गई, ये आपका बैक साइड में पूरी 180 की रेखा हो गई, ठीक है, 180, और इसको नीचे और बांट देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका 90, 90, 90 और 90 के 4 सेक्शन है और पूरा मिलाकर के 360 का सेक्शन है। पूरा मिलाकर के 360 होगा। तो अब आप सोचिए 90 तो इधर का, ये छोड़ दीजिए भाई, ये 90 डिग्री है, इधर भी 90, ये छोड़ दीजिए, तो 90 90 मिलकर के पूरा 180 हो गया। ये 180 छोड़ दीजिए। अब 180 से बड़ा तो कहां आएगा, 180 से बड़ा इस वाले में आएगा या फिर इधर आएगा। तो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, मतलब वो कोण कहाँ आएंगे, वो वाले कोण आपको यहां देखने को मिलेंगे, या तो इस सेक्शन में और या तो इस सेक्शन में, यहां देखने को मिलेंगे। कैसे, जैसे ये वाली रेखा तो आपकी थी ही, अब इसके लिए कुछ ये वाला कोण जो बना, देखिए इस तरीके से संरचना आपको दिख रही होगी। ऐसे ये वाला कोण आएगा कहां से, तो इसी रेखा से घूमते हुए ऐसे 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 आना पड़ेगा और यहां तक आना पड़ेगा ऐसे, तब ये कोण आपका कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कोई भी कोण आपका रिफ्लेक्स बनेगा, जैसे इस तरीके से रिफ्लेक्स होगा, तो ऐसे नहीं, इधर से ऐसे नहीं खींचेंगे, ये पूरा ऐसे घूम के आया होगा इस तरीके से। हमेशा इस सीधी रेखा से विपरीत दिशा में यानी वामावर्त दिशा में आएंगे, ठीक है, दाहिनी ओर नहीं घूम के बाईं ओर ऐसे सर्कल घुमा के पूरा आएंगे, तो वो कोण का विस्थापन माना जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है, ये वाला मान जो ये बन रहा है सर्कल जैसा जो आपको दिख रहा है,
इधर का मान जो है ये आपका रिफ्लेक्स नहीं है, ये वाला पार्ट आपका नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, मतलब आपका इस वाले से है। ठीक, तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो जितने भी रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे इस बीच में, वो सभी रिफ्लेक्स एंगल क्या होंगे, ये देखिए जितने भी कोण ये बनेंगे, चाहे आप इधर बना लीजिए, चाहे आप यहां बना लीजिए, लेकिन इन सब का विस्थापन किधर से लिया जाएगा, यहां से लिया जाएगा। जैसे इसका विस्थापन यहां से यहां तक लिया जाएगा, ये वाला विस्थापन यहां से यहां तक लिया जाएगा, इस तरीके से। इनको मैं अलग अलग करके भी आपको बता देता हूं, इनको आप ध्यान से अलग से समझ लीजिए। जैसे अब आप देखेंगे, ये आपका एक किरण है और ये प्रारंभिक बिंदु है, और हम समझ के चलते हैं कि ये इसका विस्थापन इस तरीके से कोई स्थिति होगी, और ये विस्थापन कितना हुआ होगा, ऐसे घूमते हुए घूमते 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 ये इतना विस्थापन हुआ होगा। तो ये कोण जो है कुछ भी होगा, 300 डिग्री मान लेते हैं, ये करीब 300 डिग्री का कोण है, तो ये 300 डिग्री घुमा होगा, क्योंकि पूरा वृत्त घूम जाने पर तो 360 हो जाता है, ये तो बात आप जानते ही हैं, अभी आगे बात भी की जाएगी। तो अगर 300 डिग्री घूम गया ये मान लीजिए, तो ये एक वृहद कोण है या रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट यानी संपूर्ण कोण, वही बात आ गई। अब तो जो अभी हम लोग देख रहे थे संपूर्ण कोण, यानी कि जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। अब देखिए संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, एक वृत्तीय संरचना जब बन जाएगी पूरी, जैसे मैं ये कहूं कि अगर कोई ये प्रारंभिक स्थिति है किसी किरण की, और ये घूमता हुआ पूरा एक वृत्त की संरचना बना दे, यानी यहीं पर आ जाए जहां से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऐसे घूमता हुआ पूरा घूमता हुआ फिर से अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाए, और अब वो रेखा इसी रेखा पर अपने आप को स्थापित कर ले। मान लीजिए पहले जो रेखा थी, पहले जो किरण थी या रेखा थी, उसी पर घूम करके पूरा एक वृत्तीय संरचना घूम के उसी पर आ जाए। ऐसी स्थितियों में जब रेखा एक पर एक होती है तो इसको संपाती कहा जाता है। ठीक है, कि ये एक दूसरे पर संपाती है, कोइंसिडेंट है। तो संपाती है तो इसका मतलब ये होगा, हम ये कह सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगी, और जब पूरा एक वृत्त की स्थिति को पार करके, यानी कि एक वृत्त के बराबर विस्थापन करके जब रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो जाती हैं, तो उनके द्वारा घूमे गए कोण 360 डिग्री कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी संपूर्ण कोण कहलाते हैं। संपूर्ण कोण क्या है, जब एक किरण वृत्तीय पथ पर घूमते हुए अपने आप पर संपाती हो जाए, यानी कि वृत्तीय पथ पर घूमते हुए स्वयं पर ही संपाती हो जाए, तो उनके द्वारा घूमे गए कोण को संपूर्ण कोण कहेंगे। ठीक है, और ये एक वृत्त की संरचना बनाते हैं, और वृत्त का मान भी होता है 360 डिग्री। तो ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री होगा वो संपूर्ण कोण कहलाएगा। और संपूर्ण कोण इसीलिए, एक वृत्त का संपूर्ण कोणीय मान होता ही है 360 डिग्री। वृत्त के लिए संपूर्ण कोणीय मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ये इस प्रकार से कुछ कोण आपको दिखेगा। तो मुझे आशा है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आप ये जानते भी हैं अच्छे से। नेक्स्ट है शून्य कोण। ठीक है, शून्य कोण यानी जीरो एंगल। अब देखिए शून्य कोण की बात करेंगे, जिसको आप जीरो एंगल कहते हैं। ठीक है, अब शून्य कोण या जीरो एंगल की बात करें तो ऐसा कोण, अब देखिए, अब यहां पर देखिए, अगर ये शून्य का मतलब होगा कि ये कोई विस्थापन ही ना करे, दोनों रेखाएं बस एक दूसरे पर तो हों, देखिए एक दूसरे पर हों, लेकिन कोई विस्थापन घूमा ना गया हो, यानी कोई बिना घूमे जब दो किरणों की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति संपाती हो जाए, बिना घूमे, ये बात याद रखें, पॉइंट ये याद रखें, बिना घूमे जब कोई किरण या रेखाखंड जो आप लिखना चाहें, बिना घूमे जब कोई किरण संपाती हो जाए, यानी एक पर एक स्थित रहे, संपाती हो जाए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। ठीक, या ऐसे कह सकते हैं कि बिना घूमे जब किसी किरण की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही रहे, तो वह जीरो कोण यानी कि
शून्य कोण कहलाते हैं। तो बस इसमें बिना घूमे वर्ड ही लिखना है, इसमें घूमना नहीं है। ठीक, आप देख रहे हैं अभी संपूर्ण कोण और शून्य कोण में एक अंतर बस इतना ही है, एक ही जैसे दिखते हैं भाई। जब आपने अभी संपूर्ण कोण बताया था तो इसको ऐसे पूरा वृत्त बना के दिखाया था, ये बनाना पड़ेगा और ये किरणें एक दूसरे पर आ गई थी। लेकिन ये शून्य कोण में बस आपको ये बना के दिखाना नहीं है, केवल किरणें ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको ये वृत्त घुमाना नहीं है। इससे ये पता लगता है कि वो पूरा वृत्तीय चक्कर लगा के फिर संपाती हुआ है। तो 360 यहां पर संपूर्ण कोण होगा, इसको आप संपूर्ण कोण के रूप में जानते हैं इस रचना को। लेकिन ये आपका वही शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर कोई कोण मान घूमा नहीं जा रहा है, बिना घूमे दिखाया गया। बस ये अंतर दोनों के बनाने में है। अगर आप इसको प्रदर्शित करना चाहते हैं चित्र के माध्यम से तो आप ये अंतर ध्यान रखेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको शून्य कोण और ये सभी प्रकार के कोण समझ में आ गए होंगे। तो अब आप इसको ध्यान से समझिए और बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा कोई मुझे लगता है कोई ऐसी बात अब बची नहीं। कोणों के प्रकार में जो कोण आपसे कहे जाने थे वो हो चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर एक दो कोण आते हैं। एक कोण आता है जैसे कोटि पूरक कोण क्या होते हैं, मैं ऐसे बता देता हूं, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोटि पूरक कोण जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री या कोटि पूरक कोण ऐसे होते हैं जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कोटि पूरक कोण होंगे। जैसे मैं आपसे कहूं 40 डिग्री का कोटि पूरक कोण बताइए, तो 40 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, तो 50 डिग्री। आप देख रहे हैं इनको जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 90। तो 40 और 50 एक दूसरे के कोटि पूरक है। अगर आपसे कहा जाए 40 डिग्री का कोटि पूरक बताइए तो आप 50 कह देंगे, 90 से घटा लीजिए। और अगर आपसे कहा जाए 50 डिग्री का कोटि पूरक बताइए तो आप 40 बताएंगे, क्योंकि 50 और 40 को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। कोटि पूरक की डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लीमेंट्री की, जिनको जोड़ने पर उनका योगफल 90 डिग्री हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री का कोटि पूरक बताइए तो आप कहेंगे 70 डिग्री, 90 से घटा लीजिए बस, तुरंत 20 डिग्री पूछा था, 90 माइनस 20 कर लीजिए, 70 आ जाएगा। तो 20 डिग्री का कोटि पूरक 70 डिग्री। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए 30 डिग्री का कोटि पूरक 60 डिग्री, 30 का कोटि पूरक 60 है और 60 का कोटि पूरक 30 है, क्योंकि 60 में 30 जोड़ने पर 90 होगा। तो इस प्रकार से कोटि पूरक कोण आप बता सकते हैं। कोटि पूरक के बाद एक आता है संपूरक कोण। संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल, वो भी समझ लीजिए। कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इनका कोई ज्यादा मतलब नहीं। संपूरक कोण जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका योगफल 180 डिग्री हो। जिनका क्या हो, योगफल। ऐसे कोण जिनका योगफल जोड़ने पर 180 डिग्री हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि 120 डिग्री का संपूरक बताइए तो आपको मालूम है 60 डिग्री, क्योंकि आपको ये पता है कि जोड़ने पर 180 होना चाहिए, तभी वो कोण संपूरक कहलाएंगे। संपूरक दो कोण होंगे, 120 का संपूरक 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 में 60 जोड़ने पर 180 होता है। तो अगर पूछा जाए 120 डिग्री का संपूरक कोण बताइए तो आप उसको तुरंत 120 को क्या करेंगे, 180 से माइनस कर लेंगे और वो 60 डिग्री ऐसे आ गया। अगर आपसे कहा जाए 60 डिग्री का संपूरक बताइए तो वो 120 हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, 180 से 60 को घटा देंगे, 120 आ जाएगा। आपसे कहा जाए 50 डिग्री का संपूरक बताइए, आप कहेंगे 130। 130 का बताइए तो 50। इसी तरीके से अगर 150 डिग्री का संपूरक पूछा जाए तो 30 डिग्री, ठीक है। 160 डिग्री का संपूरक पूछा जाए तो 20 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानते हैं कि कोण जिनका योगफल 180 होगा तो वो कोण एक दूसरे के संपूरक कहे जाएंगे। अब मान लीजिए आपसे ऐसे कभी पेयर दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये संपूरक कोण है या नहीं है। जैसे आपसे कहा गया 110 डिग्री और इधर दे दिया गया 80 डिग्री, क्या ये संपूरक है? तो नहीं है, ये दोनों कोण संपूरक नहीं, क्योंकि जोड़ने पर 190 हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही कहा जाए 100 डिग्री और 80 डिग्री तो ये संपूरक है, क्योंकि जोड़ने पर 180 हो रहा है। ऐसे ही आपको दे दिया जाए 170 डिग्री और 15 डिग्री तो ये संपूरक नहीं है, क्योंकि ये जोड़ के 185 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए ऐसे ही 130 डिग्री और 50 डिग्री, दो कोण, ये संपूरक है कि नहीं? तो बिल्कुल है, क्योंकि इनको जोड़ने पर ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि इनको जोड़ने पर 180 हो रहा है। तो ये सब बेसिक बातें आपसे पूछी जा सकती है और मुझे आशा है कि आपको संपूरक, कोटि पूरक और ये सारी बातें जितने भी
और ये आपके सामने टाइप्स दिख रहे हैं, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। और आप लोग वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए, ताकि अच्छे से लोगों की सहायता हो सके और अच्छा स्टडी मटेरियल आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप सबका सपोर्ट और सहयोग बहुत ही आवश्यक है। आप सब अच्छे से पढ़ते रहे, आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें, एक अच्छे भविष्य में टीचर के रूप में सामने आए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपने सपोर्ट के लिए, और लगातार आप वीडियोस को शेयर करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।